Hello everyone, how are you? I hope you will be fine and doing your studies. So we were discussing colligative properties. In this video, we will discuss abnormal molar mass. So firstly, what is abnormal molar mass? So see, when the molar mass of a substance is determined by any of the colligative property comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is shown to be abnormal molar mass. मतलब क्या है कि हम मोलर मास जैसे कि हमें पता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का निकाल लेते हैं उनके एटॉमिक मास से, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर हमने अभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है, वहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हमने मोलर मास निकालना सीखा है। तो अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं तो वो मोलर मास डिफरेंट आएगा देन हमें जो एक्चुअल उनका मोलर मास होता है। मान लो कार्बन NaCl है, NaCl का मोलिकुलर मास होता है 58.5, ठीक है। बट अगर उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मोलर मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा, अलग आएगा 58.5 से। वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसका रीज़न क्या है? एब्नॉर्मल मोलर मास समझ आ गया कैसे निकालते हैं, होता क्या है ये समझ आ गया पहले, ठीक है। अब देखो एब्नॉर्मल मोलर मास किन किन कंपाउंड्स में होगा, ठीक है, कौन से कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो एब्नॉर्मल मोलर मास शो करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं उनमें क्या होता है, एब्नॉर्मल मोलर मास नहीं आता, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। द रिलेशन ड्राइव्ड अबव फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विच डज नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि हमने एसिड्स की, बेस की या फिर सोल्ट की, तो एसिड, बेसिस एंड सोल्ट ये क्या करते हैं, ये अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। देखो हमारे पास क्या है, मान लो पहले हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में किस में केस में होता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन हमारे पास एसिड्स में, बेस में और सोल्ट्स के केस में हो सकता है। इनका जब हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो डिसोसिएशन हो जाएगा। मान लो हमने सोल्ट लिया है NaCl, इसको मैं जब एक्वस सॉल्यूशन में डालती हूँ तो इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखो हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो एक पार्टिकल है NaCl का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आनी चाहिए। बट जब अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, क्या कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर दिए इसने, कितने पार्टिकल्स हो गए, 2। तो हमारे पास पार्टिकल्स चेंज हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डेविएट उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, जैसे कि हमने NaCl के केस में देखा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। अब हमने पहले 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, उनमें क्या देखा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर मास के। फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई होता है CRT, ठीक है, कंसंट्रेशन। देखो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो होता है CR/T। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास बाय मोलिकुलर मास होते हैं ना, पाई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर मास के। अगर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो मोलिकुलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर डिसोसिएशन हुआ है हमारे पास, तो डिसोसिएशन से क्या होगा, पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अगर पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो मोलिकुलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होगा कि
हमारे पास 2 या 3 पार्टिकल, मान लो 2 पार्टिकल मिलकर क्या बना देते हैं, एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, पहले ये देखो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एसोसिएशन किस किस में होगा, सबसे पहले तो होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसोल्व करते हैं, अब एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3 COOH, एक और मॉलिक्यूल लिया CH3 COOH, तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगी, CH3, दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। अब ये अलग मॉलिक्यूल था, ये अलग था, पर अब ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो इन्होंने क्या बना लिया, डाइमर। डाइमर में बन गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एसोसिएशन का। एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड विल रिमेन इन डाइमर फॉर्म। देखो अब हमारे पास क्या हो रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 से 1 प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक कंपाउंड बन रहा है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस केस में, एसोसिएशन के केस में, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। अब हमने देखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की 2 वैल्यू हो गई, एक तो वो जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की है, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाली है, एक्सपेरिमेंटली। मान लो आपको फॉर्मूले में पुट करके आपने जो वैल्यू निकाली है, मास, मोलर मास वगैरह सारी चीज़ें दी हुई थी, आपने वहाँ से क्या निकाल दी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली, तो वो तो हो गया एक्सपेरिमेंटली। एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती है, जो कि आपके पास फिक्स है, मान लो मोलिकुलर मास फिक्स है। ठीक है, एक वो होता है, एक मोलिकुलर मास क्या होगा जो आपने उस फॉर्मूले में पुट करके निकाला है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू 2 वैल्यू होती है। तो वेंट ऑफ एक साइंटिस्ट था जिसने कि वेंट ऑफ फैक्टर दिया। वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या बताता है कि कितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन है। तो इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। मान लो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाल रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनका जो रेशियो होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का और कैलकुलेटेड वैल्यू का, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा आई। आई को हम क्या, आई क्या होता है, यहाँ पे आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। And what does this I indicate? This I indicate extent of association or dissociation which takes place in the compound or our reaction। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव और कैलकुलेटेड, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव वैल्यू और नॉर्मल कोलिगेटिव वैल्यू। नॉर्मल तो वो वैल्यू होगी जो कि हमारे पास भाई एक्चुअल में प्रेजेंट होगी, मतलब जो डाटा हमारे पास नोन है कि आनी इतनी चाहिए, बट आई कितनी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कोलिगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल। एबनॉर्मल किससे निकलेगी, जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, आई।
अब हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के। तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, आई मोलिकुलर मास हो जाएगा नॉर्मल मोलिकुलर मास नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ठीक है, आई क्या होगी, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एक ही बात है। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, mc से, एबनॉर्मल को किससे कर दिए, mo, mo बोले तो ऑब्जर्व्ड, और ये क्या है, कैलकुलेटेड। तो आई हमें पता चल गया, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल, या फिर नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, इतना हमें पता चल गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं, देखो वेंट ऑफ फैक्टर 1880 में वेंट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया था आई। ये हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताता है। वेंट ऑफ फैक्टर किस चीज़ का रेशियो होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, या फिर नॉर्मल मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड मोलर मास ऑब्जर्व, इन्वर्सली हो जाएगा। यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, ये क्या हो जाएगा ऊपर कैलकुलेटेड मोलर मास। ठीक है, ठीक है, देखो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 मेथड पढ़े थे मोलर मास निकालने के। सबसे पहले तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, सबसे पहले थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या थी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके इक्वल थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये था, बट इलेक्ट्रोलाइट्स का केस आ जाता है, मतलब हमारे पास एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, या फिर हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड दिया हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, तो वहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। तो वहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है वेंट ऑफ फैक्टर आई। तो जो ये x2 है, मोल फ्रैक्शन है, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर से। अगर मैं बात करती हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या था, डेल्टा टीबी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी था, उसका फॉर्मूला क्या था, केबी इंटू मोलैलिटी था। ठीक है, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वहाँ पर एक और चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई। नेक्स्ट थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, वो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम था फॉर्मूला, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई से। लास्ट वन वॉज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई, पाई क्या था, सी आर टी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा आई से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हर कहीं आई की वैल्यू आ रही है। अब आई हमें कैसे निकाल सकते हैं, आई निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में आई गिवन नहीं होगा, वो निकालना होगा। तो मोलर मास तो आपको पता ही है, मान लो आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है, NaCl का हमारे पास कैलकुलेटेड मोलर मास तो आप निकाल सकते हैं। Na का एटॉमिक मास हो गया 23.5, क्लोरीन 23 सॉरी क्लोरीन का हो गया 35.5, यहाँ से कितना आ जाएगा 58.5। ठीक है, ये तो हो गया कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम मोलर मास की बात करते हैं, ऊपर तो आता है हमारे पास कैलकुलेटेड, नीचे क्या आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल आपको फॉर्मूले में या तो गिवन होगा या क्या गिवन होगा, बाकी सारी चीज़ें गिवन होगी। यहाँ से क्या पूछ लेंगे आपको से, मोलर मास। ठीक है, मोलैलिटी से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे, पूछिए ये 4 चीज़ें जाएंगी। फ़र्क क्या होगा, आप वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो आपने पहले पढ़ा था, मतलब आई की वैल्यू नहीं लगाएंगे,
बट आई की वैल्यू कहाँ कहाँ पर लगेगी, एसिड बेस या हमारे पास सोल्ट दिया हो या फिर कोई कंपाउंड ऐसा हो जो एसोसिएशन में जा रहा हो, वहाँ पर क्या लगेगी, आई की वैल्यू लगेगी। अब देखो हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि अगर मैं MgSO4 की बात करती हूँ, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, तो हमें पता है MgSO4 ब्रेक होके क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, 2, तो आई हो गया 2। ठीक है, सेकेंड वन इज Al2O3, Al2SO4 कर लो, एल्यूमिनियम के कितने होंगे, 2, और SO4 2 नेगेटिव के कितने होंगे, 3, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो ऐसे हमें आई की वैल्यू खुद से देखनी है कि क्या होगी। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास जितने आयंस हमारे पास प्रोड्यूस होंगे उतनी ही क्या होगी, आई की वैल्यू होगी। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमारे पास क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो आपने 10 मोल लिए, 10 मोल में से 4 मोल्स क्या हुए, डिसोशिएट हुए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 4/10। तो कितने मोल्स हमारे पास डिसोशिएट हुए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वी हैव टेकन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन एक बार देख लीजिए। मान लिया कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया है ए मॉलिक्यूल लिया है, वो डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है, हमारे पास एन आयंस दे रहा है, N1 हमने बी मान लिया, N2 C, ऐसे ऐसे करके एन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर अब हम मानते हैं कि हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट से स्टार्ट किया, मान लो हमारे पास सोल्यूट ए है, उसका 1 मोल लिया था, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, ए का नंबर क्या था, 1। अगर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो ए है वो डिसोशिएट होकर क्या बना देता है, B+C बना देता है, B+C बनाएगा तो ए की कंसंट्रेशन अब कितनी रह जाएगी, 1 - अल्फा। बी कितना बनेगा, N1 अल्फा, और सी कितना बनेगा, N2 अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, जो ये लास्ट में जितने भी हैं इनको क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो 1 - अल्फा प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या था, N था ना, 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 + N-1 अल्फा आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास पार्टिकल्स कितने थे, ये हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए आफ्टर डिसोसिएशन ही तो आए हैं, 1 + N-1 अल्फा। ठीक है, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है, हम कितने मोल लेके चले थे, 1 मोल लेके चले थे, तो बिफोर में आ गया 1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या आ गया, I-1 अपॉन N-1। इसको सोल्व करने के हमारे पास ये वैल्यू आई है, I-1 अपॉन N-1। अब आई हमें पता है क्या होता है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। जब हम आई की वैल्यू यहाँ पर MC अपॉन M0 पुट करेंगे तो अल्फा क्या आ जाएगी, MC - M0 अपॉन M0 N-1, ये आ गई हमारे पास अल्फा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, अल्फा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर हम 1 लेके चले थे, आफ्टर में क्या आएगा, जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन की, तो अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, मान लो हम n मोल ए के लेके चले थे, जो कि इक्विलिब्रियम में है, जो कि एसोसिएट होके क्या बनाया था, AN, मतलब n मोलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक कंपाउंड बन गया AN। ठीक है, वही है, सेम प्रोसीजर है। हमने n = 1 लेके चले, मतलब 1 मोल से स्टार्ट किया,
आफ्टर टाइम टी क्या हुआ कि यहाँ से अल्फ़ा बाय एन मोल्स बने हैं और हमारे अल्फ़ा मोल्स क्या हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे। आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन हमने देखा क्या है, आगे ये आगे, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 था। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। देखो अल्फ़ा हमारे पास हो गया 1 माइनस आई अपॉन एन एन माइनस 1। आई की वैल्यू हमें पता है एम सी अपॉन एम नोट होती है। जो ये वाली वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू एम नोट माइनस एम सी अपॉन एम नोट डॉट एन अपॉन एन माइनस 1। ये जब आप करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसके नोट्स पढ़ने हैं तो इसके साथ में PDF अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से इसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।